औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था अपील्स, ठीक है। अपील के रेलेवेंट हमने अपीलेबल ऑर्डर्स पढ़े थे और उसके बाद वो ऑर्डर्स जिनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, जिसको हम अपील की फॉर्म में चैलेंज कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद स्टडी किया अपील टू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। उसके वो फर्स्ट अपील है अंडर सेक्शन 127। फिर आपने पढ़ा था उसमें कि अगर टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट दोनों में से कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स ने जो फैसला किया वो फैसला टैक्स पेयर के हक में नहीं आया, तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है? अपील ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है। अपील ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अपील ट्रिब्यूनल के अंदर अकाउंटेंट मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। जो अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में सारा जानते हैं, और जो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं वो उस लॉ के बारे में सारा जानते हैं। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के फैसले से टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट दोनों में से जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो केस है वो रेफर हो सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो मेंबर्स होते हैं ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट करती है। अब इसके अंदर जो सेक्शन अप्लाई होता है वो सेक्शन 131 और सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने अपील करनी है अपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो वो होगी सेक्शन 131 एंड सेक्शन 132। तो मैं स्टडी करता हूं इसको। इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स, he can make a second appeal to the appellate tribunal। जी, appellate tribunal को जो अपील होती है इसे सेकंड अपील कहा जाता है। The commissioner in land revenue also, if not satisfied with the decision of the commissioner in land revenue appeals, दूसरी तरफ अगर टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा जो कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू है, अगर वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स के फैसले से मुतमईन नहीं है, कैन अपील टू द अपील ट्रिब्यूनल, वो भी अपील ट्रिब्यूनल को कर सकता है। सबसे पहले है जी टाइम पीरियड ऑफ अपील। अपील जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और इस अपील का जो ऑर्डर है वो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील और टैक्स पेयर दोनों को कम्युनिकेट होना चाहिए। The appeal by the person or the department should be filed। पर्सन कर रहा है, टैक्स पेयर कर रहा है तो वो पर्सन के ज़िम्मे में आएगा, डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो टैक्स डिपार्टमेंट है। Should be filed within 60 days from the date on which the orders are communicated to the taxpayer or the commissioner in land revenue appeal। यानी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स ने जो फैसला कर दिया उसने ऑर्डर तो दोनों को भेजे होंगे ना, टैक्स पेयर को भी भेजा होगा और टैक्स डिपार्टमेंट को भी भेजा होगा। तो जब ऑर्डर आ गया उस दिन से लेके अगले 60 दिन के अंदर अंदर क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। द अपील ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू एक्सटेंड दिस पीरियड। अपील ट्रिब्यूनल का जो जहाँ पे ये अपील सुनी जाती है हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने, अगर हम जीपीओ के इशारे पे खड़े हैं तो जीपीओ के गेट के बिल्कुल सामने जो है, किसी से पूछे तो रेड कलर की बिल्डिंग है अपील ट्रिब्यूनल की, ठीक है। वो बिल्कुल वहाँ पे ये जितनी भी हेयरिंग्स होती हैं केसेस की वो वहाँ पे होती है। यानी अब ये कह सकते हैं कि जब दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट हो गया है ऑर्डर्स, तो उस सूरत में भी उस ऑर्डर को 60 दिन के अंदर अंदर अपील ट्रिब्यूनल को अपील करके चैलेंज किया जा सकता है। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
प्रिस्क्राइब फॉर्म का मतलब एक प्रॉपर मैनर के थ्रू अपील की जाती है, उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, जिसे हम डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क कहते हैं। वो पेपर वर्क वो सारे कागजात क्या करते हैं, मुकम्मल करके ही अपील की जा सकती है। अगर एक पेपर भी काम है तो इसका मतलब है अपील सबमिट नहीं होगी। द अपील शुड बी फाइल्ड ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड शुड बी अटैच्ड। एक प्रॉपर तरीके से अपील फाइल करनी चाहिए और उसके ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी होंगे वो डॉक्यूमेंट्स अब क्या करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। अगले नंबर पे है प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ फी। अपील ट्रिब्यूनल में आपने पढ़ा था कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स में अगर हम अपील करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1000 रुपए का चालान जमा करवाना पड़ता है। अगर असेसमेंट ऑर्डर हो, क्या हो, असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट समझाते हैं। असेसमेंट ऑर्डर के अलावा कोई और केस हो, उसमें आपने पढ़ा था कि कंपनी के लिए 1000 है और इंडिविजुअल के लिए 200 रुपीज है। तो आपने पढ़ा कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को जो फर्स्ट अपील है उसमें 1000 रुपए का पहले चालान जमा करवाना पड़ता है, जिसे अपील फी कहते हैं। इसमें अपील ट्रिब्यूनल को जब हमने अपील करनी है तो इसके लिए अपील फी कितनी है, 2000 रुपीज है। It should accompany a fee of ₹2000. Point number 4, no fee pay by the department. डिपार्टमेंट यहाँ पे मुराद है टैक्स डिपार्टमेंट, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जिस कमिश्नर ने टैक्स लगाया उस कमिश्नर ने अगर अपील करनी है, फैसला टैक्स पेयर के हक में आ गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ने फैसला सुना दिया, कमिश्नर ने, ठीक है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स ने फैसला सुना दिया टैक्स पेयर के हक में। टैक्स डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसने अगर अगेंस्ट द टैक्स पेयर दोबारा अपील करनी है तो डिपार्टमेंट का वो बंदा है, तो इसलिए उनको कोई फी जमा करवानी नहीं पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग का मतलब है कि इसके अंदर सुनने के लिए, ठीक है, जो डेट फिक्स होती है उसे हेयरिंग कहते हैं। यानी डेट एक फिक्स हो जाती है और उस डेट को फिक्स करने के बाद वो डेट कम्युनिकेट भी की जाती है। वो डेट टैक्स पेयर को भी कम्युनिकेट की जाती है और टैक्स डिपार्टमेंट को भी कम्युनिकेट की जाती है। जिस तरह आपने कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स में हेयरिंग का पढ़ा कि हेयरिंग की डेट फिक्स होती है तो दोनों पार्टीज को पता होता है, टैक्स पेयर को भी और टैक्स डिपार्टमेंट को भी, और उसके बाद ताकि वो उस डेट के ऊपर दोनों वहां पे हाजिर होके अपने दलाइल, अपनी बातों को साबित कर सके। The appellate tribunal gives both parties to the appeal an opportunity of being heard either in person or through an authorized representative. In person का मतलब है कि टैक्स पेयर बजाते खुद भी जा सकता है, कमिश्नर बजाते खुद भी जा सकता है। अगर टैक्स पेयर नहीं जाता तो टैक्स पेयर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब जो टैक्स पेयर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कानूनी तौर पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो गया, टैक्स का वकील जिसे कहा जाता है, कि वो भी वकील भी जो है या दूसरे जो वकील है हाई कोर्ट के एडवोकेट, वो भी क्या कर सकते हैं, टैक्स पेयर की जगह पे अपील में जा सकते हैं। यानी यहां से आपने दो बातें सीखी कि टैक्स पेयर बजाते खुद भी जा सकता है अपने ट्रिब्यूनल में और उसका वकील भी जा सकता है। अक्सर लोग होते हैं खुद पढ़े लिखे होते हैं, उनको सारा पता होता है, टैक्स मैटर्स के बारे में भी पता होता है। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं भी चूंकि टैक्स से रेलेवेंट काम करता हूं, अब कल को मुझे असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, मेरी असेसमेंट होती है, तो मैं किसी को तो नहीं ना कहूंगा, मैं अपील करूंगा तो मैं खुद ही पर्सनली भी जाके क्या हो सकता हूं, वहां पे अपेयर हो सकता हूं। और अगर मैं अपने किसी क्लाइंट के भी हाथ पे अपेयर होता हूं तो इसका मतलब है उस सूरत में मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव में उसका, और उस सूरत के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, एफिडेविट देना पड़ता है। एफिडेविट होता है टैक्स पेयर की तरफ से, जिसमें टैक्स पेयर ये कंफर्म करता है कि ये बंदा मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और ये मेरे बिहाफ पे क्या कर सकता है, केस को प्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद है जी डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। जो अपील ट्रिब्यूनल का वहां पे बेंच बैठा हुआ है, वो बेंच क्या करता है, अवेलेबल रिकॉर्ड्स के ऊपर डिसीजन करते हैं। अवेलेबल रिकॉर्ड्स अगर अपील ट्रिब्यूनल को लगता है कि जी टैक्स पेयर के
बिहाफ पे ठीक है तो टैक्स पेयर के बिहाफ पे हो जाएगा फैसला। और अगर अवेलेबल रिकॉर्ड्स अपील ट्रिब्यूनल को लगता है कि टैक्स पेयर ने सही रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के हक में भी दे सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टैक्स पेयर टाइम पे नहीं पहुंचा हेयरिंग पे, या टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा हेयरिंग पे नहीं पहुंचा, तो दोनों में से जो भी मिस हो गया, जो कि उस दिन हेयरिंग पे जिसे डेट कहते हैं तारीख पे नहीं पहुंचा, तो केस एक्स पार्टी हो जाता है। एक्स पार्टी का मतलब मसलन टैक्स पेयर टाइमली पहुंच गया, बल्कि टैक्स पेयर का रिप्रेजेंटेटिव पहुंच गया, वकील उसका टाइमली पहुंच गया अपील ट्रिब्यूनल में, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा वहां पे आया ही नहीं है, तो अवेलेबल रिकॉर्ड्स की बेस के ऊपर फैसला टैक्स पेयर के हाथ में कर दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि जी डिपार्टमेंट के पास कोई डाटा था नहीं, कोई सॉलिड रीजन नहीं थी जिस वजह से वो नहीं आए, तो लिहाजा फैसला टैक्स पेयर के हाथ में हो गया, उसके हक में हो गया। इन केस ऑफ any of the parties, taxpayer or commissioner in land revenue does not appear before the tribunal, tribunal के सामने वो पेश नहीं होते, the appellate tribunal may proceed ex parte to decide the appeal on the basis of available records, तो वो available records की बेस के ऊपर केस को ex parte कर सकते हैं। उसके बाद है जी टाइम पीरियड फॉर डिसीजन। जो डिसीजन के लिए टाइम पीरियड, जैसे आपने कमिश्नरी लैंड रेवेन्यू अपील्स में भी आपने पढ़ा था कि उसको 1 महीने 4 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। जिस दिन से अपील सबमिट की गई है उस दिन से लेके अगले 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट डिसीजन ऑफ ऑल अपील्स फाइल्ड ऑन आर आफ्टर जुलाई 1, 2005, जितनी भी अपीलें जुलाई 2001 जुलाई 2005 को या उसके बाद अपीलें फाइल की जाएंगी, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 मंथ्स, उन अपीलों का फैसला 6 माह के अंदर अंदर करना है। पहली अपील में 4 माह था जो कमिश्नरी लैंड रेवेन्यू अपील्स को थी, ये है जी अपील्स टू अपील ट्रिब्यूनल, और इसके अंदर हमने करना है 6 माह के अंदर अंदर। दिस अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन द लॉ थ्रू फाइनेंस एक्ट 2005, और ये जो अमेंडमेंट आई कि जी जुलाई 2005 है उसके बाद जितनी भी अपीलें होगी 6 महीनों में उसका फैसला करना चाहिए, ये फाइनेंस एक्ट 2005 के अंदर आई, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2005 में आया होगा और 1 जुलाई से ये लागू हुआ होगा, और लागू हुआ होगा ये क्या, टैक्स ईयर 2006 के लिए। एंड शैल बी अपीलेबल टू अपील्स फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर एज वेल एज बाय द डिपार्टमेंट। अब इस पहले लेसन के अंदर मैंने आपको ये 7 जो ठीक है अपील्स के पॉइंट्स हैं अपील ट्रिब्यूनल के, ये क्लियर किए हैं, और ये लास्ट वन पॉइंट है आज के लिए जो कि होगा डिसीजन ऑफ द अपील, यानी अपील का जो फैसला है। इसके बाद अगले जो इसके पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके साथ फिर अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो भी डिस्कस होगा, जो कि कमिश्नर अपील टू द थर्ड अपील होती है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। द अपील ट्रिब्यूनल इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील में जब डिसीजन आता है, रिड्यूस और एनुअल द असेसमेंट, जो असेसमेंट है उसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं या उसको फाइनलाइज भी कर सकते हैं। इंक्रीज द असेसमेंट, असेसमेंट को अपील ट्रिब्यूनल बढ़ा भी सकता है। रिजेक्ट द अपील, अपील को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कैंसल और चेंज द ऑर्डर एंड इशू डायरेक्शंस, जो ऑर्डर पास किया है कमिश्नर ने उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं, उस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। या डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ये होती है कि वो कमिश्नर को हिदायत जारी करेंगे, अहकाम जारी करेंगे कि तुमने ये ऐसे किया हुआ है, तो हम तुम्हें कहते हैं कि तू दोबारा नए सिरे से क्या करो, इसकी इंक्वायरी करो, मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो और फिर इसको फाइनलाइज करो। इंक्रीज और रिड्यूस द पेनल्टी, अगर पेनल्टी के लिए आपने किया हुआ है अपील तो वो कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। रिटर्न द केस टू कमिश्नरी लैंड रेवेन्यू और कमिश्नरी लैंड रेवेन्यू अपील्स फॉर मेकिंग सच इंक्वायरी और टेकिंग सच एक्शन एज द ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि टैक्स पेयर की बात नहीं सुनी गई है, इनको फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, तो ये केस दोबारा कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स को भी सेंड कर सकता है, या क्या कर सकता है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को, जिस कमिश्नर ने टैक्स लगाया दोनों को, कि दोबारा मजीद इंक्वायरी करे और इसके बारे में फिर अपना खत्मी फैसला सुनाए। आई होप बेटा कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद जो 9 पॉइंट से ऑनवर्ड है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो इसके साथ कलेक्टिवली होगा वो होगा थर्ड अपील, जो कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट की जाती है।
बेटा तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।